गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट, संसद की बात करेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम लोग पार्ट 5 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो पार्ट 5 जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में है वो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है, संघीय, ठीक है, संघ सरकार। और उसमें आपका विधायिका आता है। तो विधायिका के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट जो कानून बनाता है। हम लोग कार्यपालिका देख चुके हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टैग तो खैर अलग से देख लिया था हम लोगों ने, एजीआई और पीएम एंड काउंसिल। अब हम लोग विधायिका देखते हैं जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेशन, यानी कि संसद। पार्लियामेंट जैसा कि सबको पता है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आर्टिकल 79 हमें ये कहता है कि संसद के 3 अंग है। एक सदन जो आपका राज्यसभा है वो तो है ही, और एक जो लोकसभा है वो भी, और उसके तीसरे अंग है राष्ट्रपति। यानी कोई भी चीज अगर यहाँ से पास होती है राज्यसभा और लोकसभा से, तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के वो पास नहीं होगा। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे तभी, इसीलिए राष्ट्रपति को माना गया उसका तीसरा अंग। हाँ, ये अलग बात है कि राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं होते और ना ही उनको उसमें बैठने की जरूरत है कि वो किसी सदन में बैठे, फिर भी वो संसद के पार्ट हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके बिना अनुमति के या उनके हस्ताक्षर के लॉ नहीं बनेगा। तो ये हमें कौन बताता है कि संसद के 3 अंग है? ये हमारा है आर्टिकल 79, जो संसद के गठन के बारे में बताता है, पार्लियामेंट। तो एक आपने देखा राज्यसभा है हमारे पास, दूसरी कौन सी हमारे पास है? लोकसभा, और तीसरी है राष्ट्रपति। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उस दौरान अगर हम लोग देखें तो एक एक्ट आया था उससे पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम। तो ये जब अंग्रेजों की सरकार चल रही थी तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, तो उसमें 2 सदन की बाई कैमरल सिस्टम की व्यवस्था थी, 2 सदन की व्यवस्था। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़ेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा की व्यवस्था वहां पर है। लेकिन वहां पर ये नाम नहीं दे रहे, वो नाम क्या दे रहे थे? काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि यहाँ पर जो नाम डिफाइन किए गए थे वो ये नाम डिफाइन किए गए थे, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट। इसी को आगे चल करके जो हाउस ऑफ पीपल है उसको हम लोगों ने लोकसभा कहा, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको हमने राज्यसभा कहा। इसका मतलब ये था, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट हम लोगों ने देखा, तो हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट ही हमारी राज्यसभा हुई, और हाउस ऑफ द पीपल जो हुआ हमारा लोकसभा हुआ। लोकसभा के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? आर्टिकल 81। और राज्यसभा के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 80। तो 79 हमें संसद के बारे में बताता है, 79, 80 हमें राज्यसभा के बारे में बताता है, और 81 हमें लोकसभा के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए जो राज्यसभा का गठन है, जो उसका संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है मेंबर वगैरह का, वो हमें किस आर्टिकल से पता चलेगा? तो राज्यसभा का हमें पता चलेगा स्टूडेंट किससे? 80, आर्टिकल 80। लोकसभा का किससे पता चलेगा? 81 से। क्लियर? हाउस ऑफ द पीपल कौन? लोकसभा। और काउंसिल ऑफ स्टेट कौन?
राज्यसभा। ओके, चलिए तीनों आर्टिकल क्लियर, 79, 80 और 81। हेलो, क्लियर? 79, 80 और 81। 79 में किसका? संसद का। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। देखते हैं इनके सदस्यों के बारे में, जो मेंबर होते हैं वो किस हिसाब से हैं। तो सबसे पहले हम लोग राज्यसभा को देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो राज्यसभा है हमारे पास, इसमें जो अधिकतम संख्या है, जो मेंबर्स की बैठने की अधिकतम संख्या, वो 250, 250। मतलब सिटिंग कैपेसिटी, मतलब जो मेंबर्स हैं वो 250 हैं अधिकतम। वर्तमान में कितने हैं? 245। क्योंकि कुछ सीटें जो है वो है नहीं आपकी। अब जैसे पीओके वगैरह का जो रीजन है, अब पीओके वगैरह का रीजन भारत अपना ही मांगता है, इसलिए कुछ सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वो भर नहीं रही हैं। भाई मान हम अपना रहे हैं, लेकिन अब वहां पे किसी प्रतिनिधि को बैठा नहीं पाएंगे। तो अधिकतम जो सदस्य हैं वो 250 हैं, जबकि वर्तमान में हम देखें तो 245। तो पहले हम अधिकतम देख लेते हैं किस तरह से बटा हुआ है, मैक्सिमम जो सीट है। तो मैक्सिमम वाली सीट में हम देखें तो 12 जो है वो मनोनीत होते हैं। ये मनोनीत कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और आप जानते होंगे कि ये मनोनीत जो सदस्य है वो कुछ फील्ड से एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, साहित्य, कला, है ना, साइंस, समाज सेवा। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, साहित्य, कला, समाज सेवा। तो इनसे जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, वो उन लोगों का सिलेक्शन कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, वो मनोनीत कर देते हैं। भाई क्यों ऐसा किया गया? सपोज करिए कि अब ये लोग ऐसे पीपल हैं जो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि कहीं किसी चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट भी ना करें, लेकिन इन लोग के योगदान इतने अच्छे हैं। या सपोज करो खेल से रिलेटेड कोई चीज बननी है अगर संसद में, तो ये पर्सन अगर वहां होंगे तो ये सुझाव देंगे ना। जैसे स्पोर्ट्स से कोई रिलेटेड अगर वहां हुआ, समाज सेवा से रिलेटेड अगर कोई पर्सन वहां बैठा हुआ है, तो वो अपना व्यू देगा, क्योंकि कई साल का एक्सपीरियंस होगा उसको। तो वो वहां पे संसद में बोल सकता है कि नहीं, इस कानून को इस तरह से बनाइए तो बेटर होगा। इसलिए थोड़ा सा प्रावधान किया गया राष्ट्रपति के लिए कि चलिए आप 12 सदस्यों को मनोनीत कर लीजिए, है ना। पता नहीं ये लोग चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन इनके एक्सपीरियंस का हम लोग फायदा लेंगे। तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करने का पॉइंट आया। निर्वाचित जो होते हैं वो सिलेक्टेड, इनका निर्वाचन होता है 238, ठीक है ना। तो ये 238 जो निर्वाचित है, ध्यान रखिएगा जो इनका निर्वाचन होता है वो जनरल पब्लिक डायरेक्ट नहीं करती, इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, यानी कि हम लोग सीधा नहीं करते इनका, है ना। ये विधानसभा के जो मेंबर वगैरह होते हैं वो लोग इनका सिलेक्शन करते हैं, मतलब वो निर्वाचन करते हैं। जो जिनको हम लोगों ने भेज करके बैठाया हुआ है विधानसभा में, ये वो लोग करते हैं। तो निर्वाचित जो सदस्य हैं राज्यसभा के, वो आपके टोटल है 238। इसमें से राज्यों से कितने आते हैं? तो जो हमारे पास 28 स्टेट है वहां से आते हैं 230, और यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं? तो वो आते हैं 8। इसका मतलब जो मैक्सिमम संख्या हमारे राज्यसभा में वो 250 है। उस 250 को कैसे बांटा गया है? 12 जो है वो मनोनीत है प्रेसिडेंट के द्वारा, 238 जो है वो डिफरेंट राज्यों से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जो पूरा मिला करके। उस 238 में राज्य से कितने आते हैं? तो 230 आते हैं, और यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं? तो वो 8 आते हैं। इस तरह से हमने इनको देखा। क्लियर हो सबको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम संख्या 250, उसको बाइफर्केट कर लिया 238 और 12 में। 12 हो गए आपके मनोनीत और 238 हो गए निर्वाचित। इस 238 में राज्यों से कितने हैं? 230, और यूनियन टेरिटरी से कितने हैं? 8। चलिए आगे देखते हैं वर्तमान में क्या सिचुएशन है। तो वर्तमान की सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो 245 है, 5 सीटें खाली हैं आपकी, और मनोनीत तो 12 वो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निर्वाचित है वो 233 है, यानी कि वो जो 5 सीटें है वो यहाँ से गई हैं, जिनका निर्वाचन हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, तो 238 की जगह 233 जो इलेक्टेड हुए हैं राज्यों से। तो अब इन 233 में राज्यों से कितने आए हैं? 225, और यूनियन टेरिटरी से आए हैं 8। इस 8 यूनियन टेरिटरी के जो सदस्य हैं वो दिल्ली से 3 है, पुदुचेरी से 1 है, और जम्मू कश्मीर से 4, मतलब जो रखा गया है प्रावधान। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो ये सिचुएशन है, यानी कि सारी यूटीज जो है हमारी केंद्र शासित प्रदेश, सभी को शामिल नहीं किया गया है। राज्यसभा में 3 ही यूनियन टेरिटरी शामिल है, यानी एक दिल्ली, एक पुदुचेरी और एक जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली से हमारे पास 3 है, और पुदुचेरी से 1 ही है, और जम्मू कश्मीर से हमें 4 का प्रावधान है। तो टोटल बनते हैं 8। तो यूनियन टेरिटरी से 8 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं जो अभी हैं, और जो हमारे राज्यों से हैं वो करीब 225 निर्वाचित होकर के आए हैं। तो 225 और 8
टोटल बनता है 233। यानी हमने समझ लिया कि एक्चुअल जो सिचुएशन है राज्यसभा की वो क्या है। 250 मैक्सिमम है, लेकिन प्रेजेंट में 245 है। 12 मनोनीत है तो वो 12 मनोनीत अभी भी है, लेकिन 238 जो राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आने थे उसमें से केवल 233 है। क्लियर है? और 230 आने थे आपके राज्य से, 8 आने थे यूनियन टेरिटरी से। तो यूनियन टेरिटरी से तो हमारा कंप्लीट है, लेकिन जो राज्य वाला केस है उसमें हमारे पास 225 है। तो टोटल मिलकर के हमारा 233 कंप्लीट होता है। ये हमने प्रावधान देखा राज्यसभा का। कौन बताता है हमें? आर्टिकल 80 बताता है। क्लियर हुआ? शीट हमने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है, ये वाली शीट भी शेयर है, ठीक है। क्या पूछ रहे हो जयप्रकाश? क्या पूछ रहे? शेड्यूल में क्यों जाने की न्यूज है? क्वेश्चन तुम लोग का क्लियर नहीं रहता है भाई। आते हैं हम लोग लोकसभा के ऊपर। लोकसभा के बारे में जानकारी कौन से आर्टिकल से मिलती है? लोकसभा के बारे में जानकारी हमें आर्टिकल 81 से मिलती है, अनुच्छेद 81। जिस तरह से हमने राज्यसभा के स्ट्रक्चर को देखा, मैक्सिमम और फिर वर्तमान, वैसे ही हम लोकसभा को देखेंगे। लोकसभा में कैसे है? देखिए, अधिकतम संख्या अगर हम लोग देखें स्टूडेंट 550 है। एक्चुअल में क्या था? 552 था, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि दो जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, इनकी सीटें खत्म कर दी गई हैं, ठीक है ना। दो एंग्लो इंडियन जो थे इनकी सीटें खत्म कर दी गई। हम आगे डिस्कस करेंगे आपको किसके थ्रू ये सब किया गया है। तो 552 थी, उसमें से 2 सीटें जो थी वो एंग्लो इंडियन के लिए थी, आंग्ल भारतीय, अंग्रेज और भारतीय मतलब, ठीक है, दोनों। तो ये सीटें हटा दी गई हैं, एक संशोधन हुआ और उसके तहत इसको हटाया गया। ये डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में 331 के तहत था। आर्टिकल 331 हमें बताता था कि 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुन सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया। तो हमारे पास जो टोटल सीट बचती है वो 550 बचती है अधिकतम। 550 अधिकतम माना जाता है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 543 सदस्य। अब ये कैसे है? तो जैसे सपोज करो कि अधिकतम सदस्य हम 550 की बात करते हैं, तो इसे 530 जो होते हैं वो राज्य से आते हैं, 530, और यूनियन टेरिटरी से जो आते हैं वो 20 आते हैं, अगर हम 550 की बात करें मैक्सिमम की। लेकिन प्रेजेंट केस में क्या है? राज्यों से कितने इस समय? 524, और यूनियन टेरिटरी से आपके कितने? 19। और ये यूनियन टेरिटरी को अगर हम देखें तो दिल्ली से 7 लोकसभा सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं, लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है, और अन्य में आपके 6 जो सब मिलाकर है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 19 सीटें जो यूनियन टेरिटरी से हैं वो आपकी हैं। तो 7 दिल्ली से हैं, जम्मू कश्मीर से 5 हैं, लद्दाख से 1 है और अन्य से 6। ये प्रेजेंट सिनेरियो आपका है। और राज्यों से जो हम देखते हैं वो 524 है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई कि जो लोकसभा है उसमें आज के डेट में जो मैक्सिमम सीट है, हाउस ऑफ द पीपल जो कहा जा रहा है, वो मैक्सिमम सीट 550 है, जबकि पहले क्या थी? वो 552 थी, लेकिन 2 सीटों को हटा दिया गया है। अमेंडमेंट हम आपको अभी बताएंगे आगे चलकर। तो इस तरह से हम लोगों ने 550 को देखा, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि 543। इसी तरह से हमने राज्यसभा को देखा कि राज्यसभा में कितने थे आपके पास? 250, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं? 245 इस समय के केस में। और बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख देंगे। कोशिश करिए मैक्सिमम वाला याद रहे, बस 550 इधर और उधर आपका 250, ये तो कभी ना भूले, है ना। और ये ध्यान रखना कि 552 अब टिक नहीं करना, क्योंकि 552 आपका नहीं है, 2 सीटें हट चुकी हैं। आते हैं अब, तो ये हमने 3 आर्टिकल देखे आपके स्टूडेंट्स। एक आर्टिकल 79 संसद, और संसद में 2 जो आपके हैं राज्यसभा और लोकसभा, 79 के बाद 80 और 81। कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं संसद से रिलेटेड। संसद भवन का निर्माण किसने किया? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो हम कहेंगे संसद भवन का निर्माण किसने किया है, तो आपका सिंपल सा पॉइंट नाम याद रखना होगा। इसीलिए आप कभी कभी ध्यान देते हैं क्या, उस पास के एरिया, उस आसपास के एरिया को लुटियंस दिल्ली कहते हैं। जहाँ पे संसद भवन है ना, उसके आसपास का जो एरिया होता है उसे लुटियंस दिल्ली कहते हैं, लुटियंस दिल्ली। तो लुटियंस दिल्ली का मतलब ये वही है कि संसद के आसपास का जो पूरा इलाका है वो कहा जाता है।
तो ये जो निर्माण है वो एडमंड लुटियंस ने किया था और हर्बर्ट बेकर। ये निर्माण करीब 1921 से 1927 के दौरान चला और उस दौरान इस संसद भवन का निर्माण कर दिया गया। क्लियर हुआ? हमारी जो भारतीय शासन व्यवस्था है या संसद की जो व्यवस्था है, बताओ कहाँ से लिया गया है? कौन बताएगा? जो संसद व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमारा कहाँ से लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा कहाँ से लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, वेरी गुड, एकदम सही। देखो कभी कभी एक नाम आता है वेस्टमिंस्टर, देखिए ये वाला ध्यान रखिएगा, वेस्टमिंस्टर मॉडल। असल में कहा यह जाता है कि हमारा जो मतलब है पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटेन के या इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल के समान है। वेस्टमिंस्टर जगह है लंदन में, तो लंदन में ये जगह है वेस्टमिंस्टर नाम का, जहां पे संसद है उनकी। तो ब्रिटेन वालों की जो संसद है वो वेस्टमिंस्टर में है, इसी वजह से वो जो वहां की संसद की व्यवस्था उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। और क्योंकि हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ठीक वेस्टमिंस्टर मॉडल की तरह है। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल मतलब जो ब्रिटेन की संसद है, क्योंकि उस जगह पर है वो संसद, इसलिए वो नाम दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी अगर ये नाम आता है तो, ये नाम इसलिए होता है क्योंकि ये जगह का नाम है जहां पे ब्रिटेन की संसद है, इसलिए उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। क्लियर? नीचे लिख दिया है सीट में, आप देख लेना, लंदन का वो स्थान जहां पे ये संसद है, जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है। पार्लियामेंट शब्द कहां से लिया गया? देखो सिस्टम हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमसे कहता है कि जो संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वो तो ब्रिटेन से है, लेकिन जो पार्लियामेंट शब्द है वो फ्रांस से है। ये छोटे से पॉइंट है जो आपको ध्यान देने। आपको हमने थोड़ी देर पहले कुछ चीजें डिफाइन की थी स्वतंत्रता से पहले, ये वाला पूरा पॉइंट। स्वतंत्रता से पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से भारत में एक अखिल भारतीय संघ और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। आपको बताया ना हमने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही ये बात हो गई थी कि हम जो दो सदन बनाने वाले हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले जो राज्यसभा है वो आपको काउंसिल ऑफ स्टेट कहला रही थी इस समय, और हाउस ऑफ पीपल कहलाता था लोकसभा। तो ये 1935 में ये प्रावधान है, उसी को हमने आगे चल करके अपना लिया। और क्योंकि सारा प्रावधान ब्रिटेन का ही चल रहा था, इस वजह से वो ब्रिटेन से लिया गया हमारा। तो ये ध्यान रखना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमारी ये व्यवस्था थी बाई कैमरल सिस्टम, यानी कि जो दो सिस्टम है राज्यसभा और लोकसभा, और एक सेंट्रल लेवल पे कोई एक संस्था हो, जैसे कि जो हमारा संसद वगैरह देखने को मिल रहा है, उसकी बात की गई। तो दो तीन चीजें हमने देख ली। अब अगर हम बात करें कि कहां से कहां तक अनुच्छेद हमें देखना है स्टूडेंट्स, तो वो अनुच्छेद हमें देखना है भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम देखने वाले हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका आएगा 79 से 122 तक, 122 तक। यहाँ पर बात क्या होगी? संसद के गठन से लेकर संरचना, कार्यकाल, संबंधित अधिकारी, विभिन्न प्रक्रियाएं, संसद को प्राप्त विशेषाधिकार और शक्तियों का उल्लेख, जितना भी संसद से रिलेटेड है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस 79 से लेकर 122 तक। तीन तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, 79, 80 और 81, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका संसद कंप्लीट होगा, समझ लो कि आपका बहुत सारा पॉइंट पॉलिटी का वैसे ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी खुद ही। और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खत्म होगा तो ये मान लो कि तुम्हारा पॉलिटी का 80% कंप्लीट हो गया। अगर ये बाकी जो बचा हुआ है वो जो राज्य सरकार आएगी, छठवां पार्ट, उसमें पूरा का पूरा कंसिडर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखते हैं कि जो भाग 5 है, यहां से हम लोगों ने इसको देख लिया। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद में नहीं बैठता, फिर भी वह सदन का अभिन्न अंग है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जरूरी नहीं है कि वो किसी सदन का सदस्य हो या वो संसद में बैठे ही बैठक में भाग ही ले, नहीं, फिर भी वो संसद के अभिन्न अंग है, ठीक है ना। संसद के बीच में एक हॉल है जिसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। जो विदेशी अतिथि आते हैं, फॉरेन मेंबर, वो इसी में बैठते हैं और यहीं पर अभिभाषण देते हैं। तो जो भी फॉरेन वाले आते हैं उनका जो भाषण होता है वो सेंट्रल हॉल में होता है। वही सेंट्रल हॉल है जहां पे संविधान सभा बैठा करती थी और जहां पे संविधान का निर्माण हुआ है। तो दोनों सदनों के बीच में, जैसे इधर अगर राज्यसभा है और इधर आपकी लोकसभा है, तो ये बीच की एक जगह है, इसे कहा जाता है सेंट्रल हॉल।
ठीक है, तो ये होता है। तो मेनली जो मेन अभिभाषण होते हैं वो सब चीजें सेंट्रल हॉल में होती हैं। ठीक है, अच्छा ये नाम कब पड़ा लोकसभा और राज्यसभा, तो डेट ध्यान रख लीजिएगा। वैसे डेट की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि 1954 में 1954 में हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहा गया और 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा गया। यानी कि संविधान में जो हमारा एक्चुअल में पॉइंट था वो हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के हिसाब से था, लेकिन 1954 में हम लोगों ने एक थोड़ा सा इसमें प्रस्ताव पारित किया और कहा कि अब हम हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहेंगे और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसे राज्यसभा कहेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा डिस्कशन क्लियर हुआ, जो हमने फर्स्ट पेज डिस्कस किया है आपके संसद से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, हमने आपसे अभी तक क्या बात की, एक नॉर्मल सा क्विक रिवीजन देखते हैं। हमने आपसे बात की संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, और हमने कहा कि पार्लियामेंट के 3 अभिन्न अंग हैं। एक पहले हैं राज्यसभा है एक सदन, दूसरा सदन है आपका लोकसभा, और तीसरे प्रेसिडेंट खुद है। ये पूरी जानकारी हमें किससे मिलती है, आर्टिकल 79 से। वो अलग बात है कि प्रेसिडेंट हमारे इसके किसी सदन के मेंबर नहीं है और ना ही वो वहां बैठते हैं, फिर भी वो इसके अभिन्न अंग माने जाते हैं। अगर हम पूरे संसद की बात करें तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा, उनके बीच में एक जगह है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल हॉल। ये सेंट्रल हॉल वही जगह है जहां पे संविधान निर्माण जब हो रहा था तो संविधान सभा की बैठक हुई थी। कोई फॉरेन मेंबर अगर आता है और उसका कुछ भाषण होता है या स्पीच देना होता है तो वो सेंट्रल हॉल में ही किया जाता है। पहले हमारे लोकसभा और राज्यसभा ये जो दोनों सदन है इनके नाम ये नहीं थे, एक को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे और एक को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते थे। 1954 में हमको देखने को मिला कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहा गया और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसे राज्यसभा कहा गया। अगर हमें पूरे राज्यसभा के बारे में जानकारी लेनी है तो आर्टिकल 80 को हमें देखना होगा, और अगर हमें लोकसभा के बारे में जानकारी लेनी है तो आर्टिकल 81 को देखना होगा। संसद जो भवन है, जो उसका वास्तुकार है, उसका स्ट्रक्चर जो निर्माण किया गया है, वो आप समझ गए कि लुटियंस है, ठीक है ना, और बेकर हैं। तो वो दोनों लोग जिन्होंने इसका निर्माण किया, लगभग ईयर की अगर बात करें तो 21 से लेकर के 27 के आसपास 1900 इस दौरान इसका निर्माण के बात की गई। पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे कहां से लिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा 1935 था वो चीजें समझा रहा था, और क्योंकि ये ब्रिटेन के समय ही बना है और अंग्रेज ही राज कर रहे थे तो पूरा सिस्टम जो है वो हमारा ब्रिटेन का है। और वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्रिटेन की संसद है वो उसी जगह पर है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम उस मॉडल पर भी आधारित है। ये कुछ चीजें हम लोगों ने ध्यान की है थोड़ी देर पहले, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है, 250। लोकसभा की मैक्सिमम सीटें हैं 550। प्रेजेंट सिनेरियो राज्यसभा का क्या है, 245, और लोकसभा का कितना है, 543। क्लियर हुआ, ठीक है। तो संसद भवन का क्लियर हो गया सबको कि जो स्ट्रक्चर जो बनने का भवन का था वो 1921 से 1927 के बीच इस समय आपका वो तैयार हुआ था पूरा भवन, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर हम ये बात करते हैं कि जो पहली मीटिंग है राज्यसभा और लोकसभा की, अगर फर्स्ट मीटिंग की बात करें कि जब बैठ करके ये पूरा प्रोसेस चालू हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जनगणना हो गई होगी भारत की आजादी के बाद, उसके बाद हुआ है। तो आजादी के बाद देखो ये एक तो फिर आ गया, फिर शुरू हो गया एक बार फिर। कहाँ बैठा है, कहाँ थे तुम अभी तक, 2 बार तो हम रिवाइज कर चुके। तो हमने देखा कि इसमें फिर जो एक्चुअल बैठक हुई है, जो पहली सिटिंग शुरू हुई है वो 1952 में शुरू हुई है, 1952 में, क्योंकि उसके पहले जनगणना हुई, पॉपुलेशन जो इंडेक्स था वो मतलब जनगणना लाई गई और 51 वाली, और जनगणना के आधार पर फिर जो मेंबर थे वो सिलेक्ट किए गए और वो मेंबर को वहां पर भेजा गया। तो जो पहली सीटिंग हम लोग देखते हैं वो आपका एक्चुअल में 1952 राज्यसभा की पहली बैठक, और ये लेकिन भवन के निर्माण की अगर बात करेंगे तो बहुत पहले हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट, रिवाइज नहीं करेंगे, अब 2 बार कर चुके हैं, बहुत है, ठीक है। बाकी आप लोग रिकॉर्डिंग में देख लेना। अनुच्छेद 80 की बात करते हैं। अगर हम आर्टिकल 80, तो हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि आर्टिकल 80 में हमने किसके बारे में बात की स्टूडेंट, तो राज्यसभा की संरचना, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, अधिकतम सदस्य कितने थे, 250। राज्यों और यूनियन टेरिटरी से कितने आ रहे थे, 238, और यहां से कितने आ रहे थे, 12 जो नॉमिनेट हो रहे थे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट कर रहे थे वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के जो विशेष ज्ञान है, एक्सपीरियंस प्राप्त हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, प्रेसिडेंट 12 को मनोनीत करते हैं, तो इन क्षेत्रों से जो रिलेटेड होते हैं उनको वो मनोनीत कर देते हैं।
जो इलेक्टेड वाले हैं उनको आप देखिए, राज्य एवं यूनियन टेरिटरी से 238 वाले, क्लियर है। सदस्य बनने के लिए आयु कितनी है? 30 वर्ष। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो सदस्य बनने की आयु है वो 25 वर्ष मिनिमम है। तो लोकसभा वाले में 25 ईयर्स मिनिमम रखा गया है कि अगर आपको उसका सदस्य बनना है, लेकिन राज्यसभा में ये उम्र 30 साल है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना, मिनिमम आयु जो रखी गई है। निर्वाचन कैसा होता है राज्यसभा के सदस्यों का? तो आप समझिएगा कि इन सदस्यों का जो निर्वाचन है वो डायरेक्ट नहीं है, ये ठीक वैसे ही प्रणाली अपनाई जाती है जैसा का आपका प्रेसिडेंट वाला था, वाइस प्रेसिडेंट वाला था, उस तरह का जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है वो अपनाया जाता है इसमें। तो अगर आप इसमें देखें स्टूडेंट्स, तो इनका जो देखने को मिलता है निर्वाचन, वो एक प्रकार से इनडायरेक्ट है, ठीक है, और लेकिन जो लोकसभा होता है वो डायरेक्ट होता है, दोनों में अंतर है। तो राज्यसभा वाला इनडायरेक्ट वे में चलता है, लेकिन लोकसभा वाला डायरेक्ट वे में चलता है। दूसरा पॉइंट, इनके निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? तो राज्यों की जो विधानसभा है, ध्यान रखिएगा विधान परिषद नहीं, विधान परिषद नहीं, विधानसभा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो विधान परिषद किसी चीज में भाग नहीं ले रही, पीछे भी हमने बताया था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। तो विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती, ये केवल विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित करते हैं। तो विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, वो इन्हें सिलेक्ट करेंगे, और वो भी कौन सी प्रणाली? ठीक वही प्रेसिडेंट वाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये हम आपको बता चुके हैं, सीक्रेट बैलेट पेपर जो आपने देखा था, जिसमें आपको इलेक्टोरल कोटा डिसाइड होता है, फिर जो वोटर है वो अपना वोट देते हैं उसमें प्रेफरेंस दे करके। हेलो, वैसा रही है, ठीक है सब कुछ ओके। तो ये इलेक्टोरल कोटा वगैरह आपने ध्यान दे लिया, तो ठीक वही वाला प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं जैसा वहां पर है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो 238 सदस्य है, इन 238 सदस्यों का सिलेक्शन कैसे हो रहा है? वो विधानसभा के सदस्य उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं। तो विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य बैठे हुए हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं, क्लियर? कैसे? ठीक वही प्रणाली जो प्रेसिडेंट वगैरह में हम अपनाते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप प्रेसिडेंट वाला पार्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको हमने क्लियर कर दिया है। हाँ, बस यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पे केवल जो पार्टिसिपेट करते हैं वो विधानसभा के सदस्य करते हैं, जबकि वहां जो कर रहे थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा मतलब विधायक और सांसद दोनों कर रहे थे, यहाँ पे केवल विधायक कर रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यों एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से राज्य से कितने सदस्य आने हैं राज्यसभा के? जैसे उत्तर प्रदेश से 31 है, सिक्किम से देख ही लो आप, जो छोटे राज्य होंगे वहां से कम है, जो बड़े राज्य हैं वहां से ज्यादा होंगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किस राज्य से कितने आएंगे? तो जो फोर्थ शेड्यूल है, चौथी अनुसूची, उस फोर्थ शेड्यूल में हमने आपको डिफाइन किया है कि फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। हेलो, जो चौथा शेड्यूल था उसमें बताया गया था कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन। तो अगर हमें यह समझना है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे किया गया है राज्यों से, जिससे ये मिलकर के 238 तक पहुंचा है, तो ये आपको समझने के लिए फोर्थ शेड्यूल देखना होगा, उसमें सारी चीजें डिफाइन की गई, ठीक है ना, वही। और अगर हम बताएं तो ये सीटें कहीं ना कहीं जनसंख्या के आधार पर हैं, यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है वहां से राज्यसभा की सीटें ज्यादा है। सब देख लो, कहीं पर भी देख लो। अब जैसे सिक्किम है तो सिक्किम में कम है, कम सीटें गई हैं वहां से। अगर आप गोवा देखोगे तो वहां से भी कम होंगी, लेकिन आप यूपी जैसा राज्य देखोगे तो यहाँ की सीटें बहुत ज्यादा हैं राज्यसभा में, ठीक है ना। एक एक्ट पास किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह बोला गया कि जो भी राज्यसभा का मेंबर बनने वाला है वो उसी राज्य का होना चाहिए जिस राज्य से वो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है। तो ये जो 1951 का पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था 1951 का, उसमें ये बात हुई थी कि जैसे मान लो हम हैं और हमें यूपी से लड़ना है और हम यूपी से राज्यसभा का सदस्य बन के जानना चाहते हैं, तो हमें यूपी का ही निवासी होना चाहिए था, ये बात हुई थी। लेकिन आगे चल करके एक अधिनियम इसमें परिवर्तन हुआ
2003 में, और इसी एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया 1951 वाले में। उन्होंने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अगर वो उस राज्य का निवासी नहीं भी है तब भी वो उस राज्य से राज्यसभा सदस्य बन के जा सकता है। तो वही अनिवार्यता खत्म कर दी गई। तो पहले ये था कि कोई भी राज्यसभा का जो सदस्य बनना चाहता है वो उस राज्य का ही निवासी होना चाहिए, ठीक है, जहां से वो लड़ रहा है। आप देखिए मनमोहन सिंह जी जब बने थे राज्यसभा के उसमें, ठीक है ना, तो कहीं और के निवासी हैं, लेकिन वो सदस्य बन के किसी और राज्य से गए हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब 2003 के बाद ये प्रावधान कर दिया गया कि ये कोई कंपलसरी पॉइंट नहीं है। दूसरा, एक थोड़ा सा अंतर और है, पहले क्या था कि जो राज्यसभा के सदस्यों का मतदान होता था वो गुप्त मतदान होता था, सीक्रेट, जैसे राष्ट्रपति वगैरह का। बट 2003 में एक और संशोधन किया गया, उन्होंने कहा गुप्त मतदान की जरूरत नहीं है, ओपन मतदान करिए, खुले मतदान किए। लेकिन खुले मतदान का मतलब ये नहीं कि पब्लिक शामिल हो जाएगी, खुले मतदान का मतलब वो कोई सेक्रेट नहीं है, पता रहेगा कि कौन किसको वोट दे रहा है, ये मतलब मालूम रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलती हैं, इसीलिए काफी बवाल होता है राज्यसभा के मेंबर्स में, क्योंकि खुला मतदान कर दिया गया है तो पता चल जाता है कि कौन किस विधायक ने किसको मतलब सपोर्ट किया है, ये चीजें देखने को मिलती हैं। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। तो संविधान में एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रावधान नहीं था कि कितने साल रहेगा, जो एक्चुअल संविधान बना था। लेकिन ये जब एक्ट बना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो 1951 में डिफाइन किया गया कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का रहेगा। तो ये इस एक्ट में ये बात हमारी बोली जा रही है। और आप अगर देखिए तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल, और जो हमारा राज्यसभा का हो गया वो 6 साल। तो 6 साल जो है वो हमारा 1951 के द्वारा किया गया है, ठीक है। DFCCIL में आया था राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 4th अनुसूची, हाँ, तो वही बोल रहे हैं। तो 6 वर्ष हो गया राज्यसभा का कार्यकाल, ओके। हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, क्या देखा हमने, हेलो हमारे सूरवीरों, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी क्रिसमस। साथ में तुलसी दिवस की भी बधाई, जो आप लोग न जानते हो तो कोई बात नहीं। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि, तीनों के लिए एक साथ बधाई, ठीक है ना। चलिए, और 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, उसके लिए भी बधाई, ठीक है। तो कौन कौन सेंटा क्लॉज बनने जा रहा है? कहेंगे सर हम काहे बने हैं, हम बनेंगे तो फिर हम ही को गिफ्ट देना होगा। चलो भैया संदीप, तुमको हैप्पी बर्थडे, आज ही के दिन पैदा हुए, बहुत बढ़िया, तुम ही सेंटा क्लॉज बन जाओ, ठीक है ना। आज के दिन घूमना जरूरी है क्या? नहीं, आज के दिन नहाना जरूरी है और पूजा करना जरूरी है। तुलसी दिवस है तो उसमें आप कर सकते हो, घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोगों ने, देखो क्विक रिवीजन कर देते हैं, जो लोग थोड़ा लेट जुड़े हैं वो अपना थोड़ा ध्यान दें, 5 मिनट में हम कर देते हैं। हमने बात किया पार्लियामेंट सिस्टम की, तो पार्लियामेंट सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने देखा पार्लियामेंट के गठन की बात हुई है आर्टिकल 79 में, और इसमें बात हुई है कि पार्लियामेंट के 3 अंग होंगे, पहला राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरा होंगे प्रेसिडेंट। लोकसभा की बात हुई है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा की बात हुई है आर्टिकल 80 में, और उसमें टोटल सदस्य अगर मैक्सिमम देखें तो राज्यसभा में कितने हैं, 250, और लोकसभा में देखें तो 550। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो राज्यसभा का क्या है आपका, 245, और लोकसभा का क्या है, 543। बाकी चीजें आप देख लेना। राज्यसभा में जो मनोनीत करने वाला पॉइंट है वो आपके 12 सदस्य हैं, जिसको राष्ट्रपति करते हैं। और मेन फील्ड कौन कौन सी है आपकी, तो हमने बता दिया, साहित्य है, लिटरेचर, साइंस है, आर्ट है, और सोशल सर्विस है। जो उसमें महारत हासिल हो, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो, उनको सिलेक्ट किया जाता है। क्लियर हो गया राज्यसभा से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो हमने कहा कि जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो वो आपके ब्रिटेन से लिया गया है, लंदन से, जिसको हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल के समान मानते हैं। निर्माण की बात करते हैं तो संसद भवन के
निर्माण की बात है तो वो लुटियंस हैं और बेकर हैं, दो लोग जो देखे जाते हैं, ठीक है। और पूरा अगर आर्टिकल हम लोग देखना चाहें तो पार्लियामेंट के बारे में हम लोग 79 से 122 तक की बात करेंगे। पहले हमारे इन दोनों सदनों के नाम अलग अलग देखे गए, एक का नाम था हाउस ऑफ द पीपल, दूसरे का था काउंसिल ऑफ स्टेट। 1954 में चल करके हमने इसको देखा कि ये चेंज हुआ। और अगर हम प्रथम बैठक की बात करें फर्स्ट सिटिंग की, तो ये जो फर्स्ट सिटिंग है वो 1952 में देखने को मिली। हम अगर हम ये कहें कि पहले इनका किसमें उल्लेख हुआ था दोनों सदनों का, तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसमें हमें बाइकैमरल सिस्टम देखने को मिला था। क्लियर है? तो यहां से हमने देखा दो सदनों के बीच का जो जगह है एक मेन, वो है सेंट्रल हॉल, जो लोकसभा और राज्यसभा में है, जहां पर कोई भाषण अगर देना होता है, फॉरेन से अगर कोई आता है तो वो देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने देखी। अनुच्छेद 80 में हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा की संरचना के बारे में जो भी था, निर्वाचन देखा हमने। ये जो 238 सदस्य हैं इसके, जो राज्य और यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं, इनका निर्वाचन क्या होता है, ये एक इलेक्टेड होते हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, ये इनडायरेक्ट वे में होंगे, जिनको जनता नहीं सिलेक्ट करती, बल्कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां से ये जो विधायक हैं वो इनको निर्वाचित करते हैं। प्रक्रिया सेम वही है, एकल संक्रमणी प्रणाली और आनुपातिक पद्धति जो यूज होती है, ठीक है ना। कार्यकाल के बारे में अगर देखें तो हाँ, 6 साल का कार्यकाल इसके लिए डिसाइड किया गया है, जो राज्यसभा के लिए है। और ये बात हमें की गई है आरपीए एक्ट 1951 में। आरपीए एक्ट क्या है, तो आरपीए एक्ट का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि राज्यसभा के सदस्य जो भी बनना चाहते हैं वो उसी राज्य के निवासी होना चाहिए जहां से वो सिलेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? ये बातें की गई। बट एक इस एक्ट में परिवर्तन किया गया 2003 में, और कहा गया कि जरूरी नहीं है कि वो जिस राज्य से आना चाहते हैं वो उस राज्य के निवासी हो। तो सिंपल सी बातें हमें ये देखने को मिली, ठीक है। पूरा अगर हमें राज्य के सीटों का आवंटन देखना है कि राज्यसभा में कहाँ है, तो हमें 4th शेड्यूल में देखने को मिलेगा, 4थी अनुसूची में, ठीक है ना। गुप्त मतदान की जगह हमारा क्या हो गया, ये आपका अनिवार्य खुले मतदान की व्यवस्था हो गई। चलिए, और कोई क्वेश्चन है आपका? इतने से कोई ये पूछना चाहता है 2 साल, 4 साल, 6 साल, ये कौन सा है सर? किसी का डाउट है? जब हमने राज्यसभा का सदस्य बोला कि 6 साल का अवधि होता है। महिमा, क्या डाउट है? 2 साल क्या है? अच्छा, मतलब 2 साल में जो राज्यसभा के 2 साल में हट जाते हैं, वो बात है। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? बस यही है सबका डाउट? 2 ईयर वाला डाउट है? चलो क्लियर कर देते हैं। बेवकूफी वाले क्वेश्चन नहीं, 245 हो गया, 250 होगा तो कहेगा नहीं आपसे कि अधिकतम कितना है या फिर वर्तमान में कितना है। ये तो क्वेश्चन में डिफाइन होगा ना कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी है, वो तो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। राज्यसभा का पहला बैठक 1952 1952 में हुआ था, ठीक है, 1952 में हुआ था। बताया तो अभी कि पहली बैठक जो इनकी देखने को मिली वो 1952 में हुई थी, राज्यसभा और लोकसभा की। ठीक है, चलते हैं, आपका हम उस क्वेरी को क्लियर कर दें। 2 साल और 4 साल वाला जो आपका क्वेरी है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान समझिएगा। थोड़ी देर पहले हमने आपसे एक बात बोली थी कि एक्चुअल में जो कोई जब पहली राज्यसभा की सिटिंग हुई, फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952, तो पहली बैठक जो हुई वो 1952 में हुई। और जो 6 साल का प्रावधान था कि 6 साल रहेगा, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्यवस्था नहीं थी। ये 6 वर्ष संविधान में नहीं थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ये डिस्क्राइब नहीं था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा। ये पार्लियामेंट को दिया गया था कि पार्लियामेंट इस पर डिस्कशन करेगी और वो डिसाइड करेगी कि हमें कितना साल रखना है। उसी के तहत 1951 में आरपीए एक्ट बना था, और उस 1951 के आरपीए एक्ट में डिसाइड हुआ कि इसका कार्यकाल 6 साल है। और इस एक्ट के बाद ही 1952 में बैठक हो गई। तो 1952 में जब ये बैठक हुई तो 6 साल रख दिया गया। लेकिन अब दिक्कत ये आई कि अगर 6 साल के बाद
बड़े ध्यान समझिएगा। लोकसभा के लिए तो 5 साल था, ये संविधान में मेंशन है। तो लोकसभा के लिए जो 5 साल था ये संविधान में मेंशन था, लेकिन राज्यसभा के लिए जो 6 साल था वो मेंशन नहीं था। तो राज्यसभा के लिए जो आरपीए एक्ट आया, मतलब राज्यसभा के लिए नहीं आया, आरपीए एक्ट जो पास हुआ 1951 में, उसमें 6 साल का प्रावधान रखा गया। अब एक बात बताइए कि 5 साल में अगर लोकसभा भंग हो रही है उसी समय, और हो सकता है कि 6 साल में जो है आपकी राज्यसभा अगर कार्यकाल खत्म होता, तो सारे के सारे मेंबर जो है राज्यसभा के वो क्या हो जाते, हट जाते 6 साल बाद, तो सीट तो खाली हो जाती। संयोग से सोचो कि लोकसभा भी भंग हो गई होती एक ही साथ, मान लो उसी समय कुछ आगे पीछे आगे चल करके, हो सकता है उस समय ना हो, भविष्य में, तो लोकसभा भी भंग है, वहां पर भी नहीं है कोई, और राज्यसभा भी भंग हो चुकी है। भंग होने का मतलब कि 6 साल उनके कंप्लीट हो गए सभी के, और 6 साल के बाद ही सारे रिटायर हो गए, चलाएगा कौन? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, क्रिएट हो जाएगी, और सारे चुनाव एक साथ नहीं हो सकते फिर। तो कम से कम एक सदन तो ऐसा हो जो परमानेंट बेस पे चलता रहे, मतलब अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तो राज्यसभा रहे और कुछ चीजों को वो देखती रहे। इसलिए एक सदन को बनाने की जरूरत पड़ी कि जो भंग ना हो, एक परमानेंट की तरह वो चलती रहे। दूसरा, अगर राज्यसभा में सारी सीटें एक साथ खत्म होती या इस तरह की अगर ये परमानेंट ना होता, आप ध्यान दीजिए, लोकसभा में आप मेजोरिटी पा जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी मेजोरिटी राज्यसभा में हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक समय के अंतराल पे ये हटते रहते हैं और बनते रहते हैं। मान लो 2014 में मोदी लहर आई, इस मोदी लहर में सब धराशायी हो गए, और इस मोदी लहर में जो लोकसभा की पूरी सीटें हैं बीजेपी को चली गई, लगभग मेजोरिटी आ गई। और यही अगर हाल राज्यसभा में हो गया होता, तो जानते हो देश की क्या हालत होती? पावर पूरी की पूरी बीजेपी के हाथ में होती, लोकसभा में भी इनकी पावर और राज्यसभा में भी इनकी पावर, दोनों में पावर होने का मतलब है जिस बिल को चाहे उसको पास करा देंगे, जिस बिल को चाहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और सारे बिल पास कर दिए जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने कुछ सोचा कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो सरकार में आ रही है, केवल बीजेपी की बात नहीं हो रही, एनी पार्टी अगर वो लोकसभा को जीत करके लोकसभा में मेजोरिटी है, तो कम से कम एक सदन ऐसा होना चाहिए जो उनको रोक सके, क्योंकि दोनों सदनों से बिल को पास करना होगा। लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा से भी पास होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो ये देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना? तो यहां से हम लोगों ने देखा इसमें कि 6 साल का जो प्रावधान किया गया वो, और इसमें ध्यान रखा गया। तो इन लोगों ने क्या कहा, 1952 में शुरू हुआ और इसको खत्म होना था 6 साल, मतलब कब? 1958 में। तो 1952 से 1958 के बीच का कार्यकाल रखा गया राज्यसभा का, कि चलिए पहली बैठक 1952 में हो रही है और जो मेंबर होंगे वो 6 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर सारे रिटायर हो जाते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि 6 साल बाद तो सब रिटायर हो जाते एक साथ, फिर से चुनाव करो, फिर राज्यसभा का सब सेलेक्ट करो, बहुत दिक्कत होती। संविधान निर्माताओं ने कुछ सोचा, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक सदन को हम थोड़ा सा सहूलियत देते हैं ताकि ये एक साथ भंग ना हो, एक साथ ना सारे रिटायर हो। राज्यसभा की जितनी सीटें हैं उसका 1/3, जैसे 250 है तो 250 का 1/3 जो मैक्सिमम मेंबर है, अगर हम देखें तो 250 का 1/3 जितना आएगा आपका। समझ में आ रही है बात? ये लोग रिटायर होंगे 2 साल। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि ये प्रॉब्लम से बचने के लिए कि ये सारे के सारे जो 1952 में बैठे हुए हैं और ये सब के सब एक साथ रिटायर हो जाएंगे 1958 में, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करते हैं, कुछ समय रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि जितने भी सदस्य हैं राज्यसभा के, उनके संख्या का 1/3, लगभग कितना आएगा ये, 83 के आसपास, है ना? तो इतने जो सदस्य हैं वो 2 साल पे रिटायर हो जाएंगे, इन्होंने प्रावधान रखा।
तो यानी कि जो 1/3 थे, वो 1/3 जो है वो रिटायर होंगे आपके 1954 में। हेलो, ध्यान से समझो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो 2 साल वाला। क्यों 2 साल वाला होता है? 1952 में सिलेक्ट हुए हैं, और अगर एक साथ ही सब रिटायर होते तो 1958 में जाके सब रिटायर हो जाते। इससे बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि इस पूरे जो जितने 250 लोग हैं, तो इसमें से 1/3 लोगों को हम 2 साल पे रिटायर कर देंगे, और वो 2 साल में जैसे रिटायर होंगे तो बाकी सदस्य तो बैठे हैं, तो सदन तो चलती रहेगी, और उसी समय हम क्या कर देंगे, चुनाव करा देंगे, तो 2 साल में वो जो खाली हुई सीटें हैं वो भर जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि हम 1/3 को 2 साल पे रिटायर करेंगे, और 1/3 को 4 साल पे रिटायर करेंगे, और 1/3 को 6 साल पे रिटायर करेंगे। मतलब समझिए कि जो संख्या थी 250, इसका 1/3 मतलब 83 पीपल 1954 में रिटायर हो गए, जो पहली बैठक में बैठे थे। फिर अगले 83 मेंबर जो हैं, या उसके 1/3, वो 1956 में रिटायर हुए, 4 साल जिनका पूरा हुआ। और फिर आगे चल करके जो बचे थे वो रिटायर हो गए 1958 में। क्या राज्यसभा की पूरी सीटें एक साथ खाली हुई? क्या राज्यसभा की पूरी सीटें एक साथ खाली हुई? नहीं हुई ना। 83 सीटें तो 2 साल में ही खाली हो गई, 1954 में खाली हो गई 2 साल में। और जैसे वो खाली हुई तो फिर 80 सीटों के लिए चुनाव हो गया। बात समझ में आ रही है? हेलो, 2 साल में खाली हुआ 1952 में, तो उन्होंने चुनाव कर दिया, क्योंकि 2 साल बाद फिर वो रिटायर हो जाएंगे, कुछ आगे वाले 4 साल वाले, तो वहां पे फिर चुनाव हो जाएगा। ये इस तरह से प्रक्रिया चल रही है। तो अब आप देखेंगे कि क्योंकि यहीं से ये चीज शुरू हो गई थी 1952 से ही, तो हर 2 साल पे तो रिटायरमेंट होगा ही होगा ना, हर 2 साल पे तो रिटायरमेंट होगा ना। ये 1/3 है जो वो 1954 में रिटायर हो गए, 2 साल बाद हो गए रिटायर, और 1/3 जो होंगे वो 56 में होंगे, फिर 1/3 जो है वो 58 में होंगे, तो हर 2 साल पर रिटायर होते रहेंगे। यार फिर वही बात हम क्या समझा रहे हैं, जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई है उसमें कुछ लोगों को 2 साल में ही रिटायर कर दिया गया था, वो 6 साल नहीं किए हैं। वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1952 में जो टोटल राज्यसभा के मेंबर थे, उनमें से 1/3 83 लोगों को 2 साल ही काम करने दिया गया है, 2 साल के बाद वो रिटायर हो गए हैं। उसके बाद कुछ लोग 4 साल पे रिटायर हुए, और फिर 6। तो ये जो 2 4 6 की व्यवस्था है केवल ये पहली बैठक के लिए था, 1952 के लिए था केवल ये। लेकिन इसके बाद पहली सिटिंग के बाद अब सब 6 साल रहेंगे। जैसे समझिए, अब जो 1954 में बना था, अब वो जो 1954 में बना है वो 6 साल बाद ही रिटायर होगा, 1960 में ही रिटायर होगा। वो जो 1956 में है वो 1962 में ही रिटायर होगा, जो 1958 में है वो 6 साल बाद ही रिटायर होगा। यानी ये जो 2 4 6 की व्यवस्था ये केवल पहले बैठक के लिए था 1952 में। हेलो, तुम लोग का ऊपरी माला खत्म है बिल्कुल। मैं कितना चिल्ला लूं, मैं चाहे जितना चिल्ला लूं, है ना, कुछ का तो एकदम खाली है कि वो ऊपर से निकल जाता है एकदम। हम कह रहे हैं केवल पहली बैठक 1952 में 2 4 6 की व्यवस्था रखी गई थी, एक लॉटरी सिस्टम निकाला गया था, क्योंकि कह रहे थे कि हम क्यों जाए भाई 2 साल बाद, होगा नहीं जो राज्यसभा का सदस्य चुना है, हम ही क्यों, उसको निकाल दो, 2 साल बाद उसको निकाल दो, हम तो 6 साल रहेंगे। उन्होंने कहा रुको, लॉटरी सिस्टम नाम आएगा, जो होंगे वो लोग निकलेंगे। तो 2 साल बाद लॉटरी सिस्टम चालू कर दिया गया, जो ये 1/3 जिनका जिनका नाम आया वो 2 साल बाद ही रिटायर हो गए। तो पहली बैठक में केवल ये व्यवस्था हुई थी, लेकिन उस व्यवस्था की वजह से आप देखिएगा हर 2 साल पर रिटायर होना ही होगा, नहीं होगा? उस व्यवस्था की वजह से हर 2 साल पर रिटायरमेंट होगा कि नहीं होगा? जरा समझिए हमारी बात।
देखिए ये 58 तक रहा है, लेकिन कुछ का रिटायरमेंट 60 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो पर्सन 54 में बना होगा तो 6 साल बिताया उसने, तो 60 में हुआ ना रिटायर, तो 2 ही साल का तो गैप आया। जो 56 में बना था 6 साल बाद रिटायर हुआ, तो 56 में बना वो 6 साल बाद कब रिटायर हुआ, 62, तो 2 साल का ही तो गैप आया। क्योंकि जो रिटायरमेंट चल रहे हैं वो हर 2 साल पे सीटें खाली हो रही हैं, और हर 2 साल पे सीटें खाली हो रही हैं, वो भरे जा रहे हैं। तो पहली बैठक की व्यवस्था की वजह से ये देखने को मिला। कार्यकाल 6 ही साल था, लेकिन केवल पहली सीटिंग में ये ध्यान रखा गया कि आगे चल करके ये दिक्कतें ना आए, तो उन्होंने कुछ लोगों को 2 साल में ही हटा दिया था, और कुछ लोग 4 साल बाद हटे थे, और फिर बाकी बचे 6 साल हटे थे। उसके बाद सब 6-6 साल रहे, ठीक है ना, और सब 6 साल ही रहते हैं। लेकिन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हर 2 साल पे वो सीट खाली होती रहती है, लेकिन वो मेंबर 6 साल बिताते ही रहते हैं। चलो समझ गए तो वेरी गुड। अब इससे ज्यादा हम दिमाग तो माथा पच्ची नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ क्यों नहीं, पार्टी से तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। राज्यसभा के मेंबर पार्टी से बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। मतलब हर 2 साल पर पूरे का 1/3 सदस्य रिटायर होते ही रहते हैं, और उतने सिलेक्ट होते रहते हैं। ये मेंबर री इलेक्शन के लिए एवं री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल है। ये जो रिटायर हो गए हैं ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी हटे हैं ये फिर से हो सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या हमारी बात क्लियर हुई। राज्यसभा की सीट्स पूरी तरह से कभी खाली नहीं होती, आपने देख लिया, कभी पूरी नहीं खाली होगी। हर 2 साल पे केवल 1/3 सीट जाएगी, बाकी सब चलते रहेंगे। तो हर 2 साल पर जितनी सीटें हैं उसका 1/3 खाली होता है। इसीलिए इसे कहते हैं परमानेंट हाउस, क्योंकि पूरी तरह से खाली नहीं होती, और राज्यसभा की भंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, सारे मेंबर एक साथ कभी नहीं जा सकते। लेकिन लोकसभा हर 5 साल में भंग होनी होनी है। अगर वो नहीं होती है, सरकार गिर जाती है, तो उससे पहले भी भंग हो जाएगी। लेकिन 5 साल बाद तो नई सभा लोकसभा बनना ही बनना है। जो 5 साल है उसके बाद तो गठन होगा ही नए लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल है 5 साल। तो हम कहते हैं कौन सी सभा भंग होती है, कौन सा सदन भंग होता है, तो लोकसभा भंग होता है। राज्यसभा नहीं भंग होता, क्योंकि कभी पूरी खाली ही नहीं होती। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जाते रहते हैं, और बाकी मेंबर बचे रहते हैं। इसलिए हम इसे परमानेंट सदन कहते हैं। किस सदन को शिक्षित तथा वृद्धों की संस्था कहा जाता है? तो यही राज्यसभा है। इनको एजुकेटेड और ओल्ड का कहा जाता है, शिक्षित और वृद्धों का सदन कहा जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हमने आपको डिफाइन किए। क्या हमारी बातें क्लियर हुई? आई होप, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा। लास्ट में चलते चलते आप लोग थोड़ा सामने आइए सब लोग, है ना। और बहुत दिन से तुम लोग छुपे हुए हो, हम बोलते भी नहीं थे, और जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक तुम लोग ऑन ही नहीं करते वीडियो, पता नहीं क्या करते रहते हो। आगे रंग बिरंगे लोग। सर्दियों का सबसे अच्छा यही है कि सब रंग बिरंगे बढ़िया दिखने लगते हैं ना, अलग अलग डिजाइन, कोई मैच नहीं करता किसी से। चलिए क्वेश्चन पूछा जाए। बताइए राज्यसभा के गठन की या राज्यसभा की संरचना की बात किस अनुच्छेद में? हो गया टाइप 80, ठीक। संसद के 3 अंग होंगे, किस आर्टिकल में? संसद के 3 अंग होंगे किस आर्टिकल में? 80 में नहीं है भाई, 79 में, 79 में।
संसद के 3 अंग होंगे 79। लोकसभा की मैक्सिमम सीटें बताइए कितनी है, अधिकतम संख्या लोकसभा? 550। राज्यसभा? पिंकी, हेमा, नवीन 250, 250, पूजा, जयप्रकाश, प्रिया, रिंकी, राफिया, कुसुम, अति, सब बढ़िया आंसर देना। अरे बहुत तेज हो तुम लोग, बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। बीच बीच में सो जाते हो वो अलग बात है, ठीक है। तो संसद भवन का जो आर्किटेक्चर है, निर्माण है, वो किसने किया था? एडवर्ड लुटियंस, एडविन लुटियंस, सीधे लुटियन भी कह सकते हो। लुटियंस एंड बेकर दोनों शब्द यूज कर लो, लुटियंस और वो दोनों से आपका क्लियर हो जाएगी। राज्यसभा का जो मेंबर बनना है, मिनिमम आयु क्या है? तीस है। और लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो? राज्यसभा का कार्यकाल कितना है और लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 6 और 5, 6 और 5, 6 और 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो राज्यसभा के मेंबर का सीटों का आवंटन है, कौन से शेड्यूल में? महिमा 5, 5वें शेड्यूल में कहा है? ए तुम लोग पिछले वाले का आंसर अब दे रहे हो क्या? शेड्यूल पूछे हैं, किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में, 4th शेड्यूल में। राज्यसभा के मेंबर का जो चुनाव होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? फटाफट। केवल विधायक से काम नहीं चलेगा, असेंबली या जो वो बताना पड़ेगा, विधानसभा, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है किस प्रक्रिया से होता है? प्रक्रिया बताइए, नाम बताइए उसका। आज तक नहीं याद किए तुम लोग, बस ये लगता है हाँ सर बहुत बड़ा सा लाइन है और हम कभी ना याद करेंगे उसको। याद कर लो किसी दिन बैठ के आराम से उस लाइन को, ठीक है ना? एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, अनुपातिक पद्धति, ठीक है। हाँ, एकल संक्रमणीय, इनडायरेक्ट है, क्लियर है? एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, प्रणाली, वेरी गुड। तो यहाँ से आप लोगों ने ये चीजें समझी हैं, ठीक है ना? कौन सा सदन है जिसको वृद्धों का सदन कहा जाता है? जिसे वृद्धों का सदन कहा जाता है? राज्यसभा, ओके। कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं? 12। क्या जो राज्यसभा का मेंबर बनने वाला है वो उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वो सिलेक्ट होता है? कौन सा नियम ये हमें बताता है कि ये जरूरी नहीं है? 2003 का नियम, बहुत बढ़िया याद किए हो भाई तुम लोग। नियम न याद करना, खाली 2003 याद कर लेना, उसे शॉर्ट में याद कर लो, आरपीए। आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यही हमें कार्यकाल के बारे में बताता है और यही हमें बताता है कि अब ये अनिवार्य नहीं है, वो कहीं से भी हो सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम लोग, फिर आगे बात करेंगे हम लोकसभा की। तो जितना पढ़ाया है वो आप रिवाइज कर लीजिए, और इसकी शीट हम आपको शेयर कर चुके हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं पूरा, राष्ट्रपति से लेकर के यहाँ तक, ठीक है।
कल हम लोग लोकसभा देखेंगे, बाकी और भी चीजें देखेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, इसमें क्लास लगेंगी आपकी 3 से 4 क्लास तो जाएंगी कम से कम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को मैरी क्रिसमस फिर से, ठीक है। संदीप को बर्थडे गिफ्ट देना है, संदीप को गिफ्ट दे दीजिए, हमारा आशीर्वाद है तुम जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, तुम खुद ही इस काबिल बन जाओ कि सबको गिफ्ट दे सको, है ना।